अच्छा नाज़रीन किराम, आज तो जी अली अमीन गंडापुर का दिन है जी। पता नहीं वो कहाँ हैं, शायद वो लापता अफराद में उनका अब शुमार किया जाए, और तो मैं कुछ नहीं कह सकता। पुलिस कहती है हमने गिरफ्तार नहीं किया, और जो नज़र आता है वो है कि यहाँ से तो वो उनको पकड़ लिया गया है और लोग कहते हैं कि गिरफ्तार हो चुके हैं, हिरासत में हैं। या टेक्निकली पता नहीं क्या सूरत हाल है क्या नहीं है, लेकिन ये है कि इस वक्त हो सकता है कि कुछ देर के बाद, और उनका फ़ोन नंबर भी नहीं मिल रहा। वो जो उनके नुमाइंदा है मिस्टर सैफ, पहले भी एक बार उनको नहीं मिला था, रात के 3 बजे से लेकर दिन को कई एक लंबे अरसे तक वो गायब रहे थे फ़ोन पर। उनका फ़ोन बिल्कुल इन टच नहीं था। उसने बताया था कि वो कोई ख़ास लोगों के साथ मीटिंग में मसरूफ़ थे। हो सकता है अभी मीटिंग में मसरूफ़ हो उन्हीं लोगों के साथ। उनको समझाया जा रहा है कि अब तो समझ जाओ आप भाई, इस वक्त क्या ज़रूरत है, क्या नहीं है, कैसे नहीं है। सवाल ये है कि वो इस वक्त जो सूरत हाल इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, ये यकीनन तशवीशनाक है। बहुत हद से बढ़कर यूँ कहा जा सकता है कि एक तरह की पाबंदियाँ जो हैं वो आयद हुई हैं, तो तमाम रास्ते रोक दिए गए हैं। फिर ये क्यों बिल्कुल हर सूरत में पहुंचकर डी चौक पर ही पहुंचना चाहते हैं? पहले तो होता था, ये कहते थे अच्छा आप बता दें कहाँ करते हैं जलसा। अब वो कहते हैं डी चौक में करेंगे, मीनार पाकिस्तान पे करेंगे, लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे करेंगे। ये क्यों, इतना इसरार क्यों है? क्या इन्हें अब नज़र आता है कि इनकी इतनी ताकत हो गई है कि अपनी ताकत के ज़रिए फोर्स कर सकते हैं कुछ फैसले जो मुमकिन तौर पर आ सकते हैं, आईनी तरमीम आ सकती है, उसको रोक सकते हैं? या ये है कि ये अपनी इस ताकत के ज़ोर पर अपने कैदी को रहा करा सकते हैं? कि ऐसी सूरत हाल है। या ये है कि इनका बंदा जो है, इनका जो सरबराह है, कुछ लोगों के ख्याल में, मेरी राय ना समझें आप ये, कि वो डेस्परेट हो गया है और डेस्परेट होकर ऐसे फैसले कर रहा है। कुछ भी कह लीजिए, सूरत हाल बड़ी फैसला कुन मरहले पे हम पहुंच चुके हैं जी। यही नहीं कि शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है पाकिस्तान में, यही नहीं कि अब IMF के साथ से कर्जा आ गया है, हमारे हालात बेहतर हो रहे हैं और अब हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ कदम भी उठा सकते हैं, आईनी तरमीम भी हो जाए, माशी सूरत हाल भी बेहतर हो जाए, कुछ चीज़ें काबू में आ जाएं, तो मुल्क का कोई नक्शा बदल सकता है, सूरत हाल बदल सकती है। फिर मुश्किल पैदा हो जाएगी हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए कुछ मामलात पर गौर करना। ऐसे एक 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 तजिया सा है। उन्होंने कहा कि कर लो, जोर लगा लो जितना लगाना है। लेकिन ये सब है क्या? लोग इतराज़ करते हैं कि हुकूमत को भी ये नहीं करना चाहिए, सारे रास्ते बंद कर दिए। वो कहते हैं रास्ता ही कोई नहीं है, ये बात ही नहीं सुनते, मानते ही नहीं। डी चौक पे क्या करने जा रहे हैं भाई? डी चौक पे तो हमने कह दिया कि डी चौक पे कोई नहीं आएगा। वो कहते हैं हम जाएंगे, अब इजाज़त दें ना दें हम जाएंगे। वो कहते हैं स्टेट की रिट कोई चीज़ होती है कि नहीं होती है? वो कहते हैं आज़ादी, इंसानी हकूक़, हम तो वहाँ इजहार करेंगे। अच्छा, मैं नहीं कहता कि इंसानी हकूक़ क्या होते हैं, लेकिन मैं एक बात कहा करता हूँ कि इस मुल्क में ज़रा गौर से मेरा फ़िक्रा सुन लीजिए कि इंसानी हकूक़ और जमहूरियत के नाम पर इतना कुछ हुआ है कि मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता। मज़ाक बना लिया हमने जमहूरियत का भी, हर काम ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, हर काम ये इंसानी हकूक़ है। लेकिन तमाशा बना हुआ है लाहौर में भी। अब सड़कों पर जाके देखिए, आपको नज़र आता है सारे रास्ते लाहौर से आने और जाने वाले बंद हैं। जलसा हमने मीनार पाकिस्तान पे करना है। ये जलसा गाह ख़त्म हो गई हैं पाकिस्तान में। एक तो बड़ा मसला पैदा हो गया, हमने नई नई जलसा गाहें खुद अपनी मर्जी की बना ली हैं। डी चौक की लड़ाई यही थी ना जी, तय हुआ था कि आप एक ख़ास हद से आगे नहीं जाएंगे। सन 14 में चौधरी निसार ने कहा कि जी मुझसे वादा हो गया है, वो डी चौक नहीं आएंगे, जहाँ से हैं उससे आगे नहीं जाएंगे। उन्होंने नवाज शरीफ को यकीन दिला दिया कि मुझे इमरान ने यकीन दिलाया वो नहीं आगे आएगा। मेरा दोस्त है भाई, बचपन का यार है, कॉलेज में इकट्ठे पढ़े हैं हम, एचिसन कॉलेज में। वो आ गया और फिर कभी असेंबली में दाखिल हो गए, कभी पार्लियामेंट पर कपड़े लटका दिए, कभी कुछ कर दिए। और उसी की वजह से शायद कहा जाता है कि चौधरी निसार के और नवाज शरीफ के ताल्लुकात में एक तरह की खराबी पैदा हुई। इतनी बड़ी बात है। लेकिन चौधरी निसार भी एक बहुत मज़ेदार आदमी हैं। वो कहते मैं इनके स्टेज से कैसे जाकर सारी उम्र जिनकी तारीफ़ें करता रहा हूँ उनके ख़िलाफ़ बोलूँ। उन्होंने पार्टी नहीं बदली, उन्होंने अपना सियासी कैरियर जो है वो दाव पर लगा दिया।
ये एक अलग बात है, अलग कहानी है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो गई है कि अगर डी चौक पे आप जलसा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। आपने आर्मी चीफ की तकर्री को रोकने के लिए पिंडी में जो एक इतना बड़ा जलसा किया था, तो क्या नतीजा निकला। इस तरह फैसले बदला करते हैं, कभी सूरत हाल तब्दील हुआ करती है। वो भाई बात सुने, आप सब मिलकर बैठ के कुछ कर सकते हैं मुल्क के लिए कि नहीं कर सकते। सारे अदारे, सियासतदान ही नहीं, आपको चीफ जस्टिस पसंद नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पसंद नहीं, आर्मी चीफ पसंद नहीं, पार्लियामेंट पसंद नहीं, पार्लियामेंट की सारी पार्टियां पसंद नहीं, और अब तो मीडिया भी पसंद नहीं। ऐसे में बताइए कि किसके साथ आप कहते हैं, एक तरफ आप कहते हो कि फौज गैर जानदार रहे, दूसरी तरफ कहते हैं मुज़ाकरा सिर्फ उनसे करें। तो खुदा के लिए सारे, उनको नहीं कहता, इनको भी कहता हूँ, ये क्या कह रहे हैं, कहते हैं जी ऐसी तैसी हम उनसे बात नहीं करते, अब कोई बात की तैयारी नहीं, हम बात नहीं करते। क्या बनेगा मेरे मुल्क का। पहले इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं सलीम बुखारी साहब, हमारे बहुत ही मोतबर और जय्यत नाम है हमारी सहाफ़त का, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जफीर चौधरी साहब हैं, बहुत सीनियर सहाफ़ी हमारे, तजिया नगार। और अहमद खाकवानी साहब, बड़ी बेबाकी के साथ गुफ्तगू करने वाले हमारे साथी। और स्टूडियो में मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं प्रोफेसर नईम मसूद साहब। ये हमारे साथ 4 लोग मौजूद हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ सती बातें नहीं होंगी, गहराई में जाके हम कोशिश करेंगे, परखेंगे सिचुएशन है क्या, मुल्क के साथ होने वाला क्या है। लोगों का कहना है कि 3-4 हफ्ते के अंदर मुल्क की सूरत हाल के बारे में कोई फैसला, कोई मरहला जो है वो आने वाला है। शंघाई कॉन्फ्रेंस नहीं, और भी बहुत सी बातें होने वाली हैं। वहाँ वो इंडियन वज़ीर ख़ारजा आ रहा है और हम कह रहे हैं कि डी चौक पे आके आप तकरीर कर लो ज़रा हमारे साथ। तो बहुत सी बातें हो रही। सलीम बुखारी साहब, क्या आप कुछ रहनुमाई करें, क्या सारी सूरत हाल है, क्या नक्शा है। बहुत शुक्रिया मीर साहब आपका। आप हमेशा की तरह से इतनी खूबसूरत अंदाज में समिंग अप कर देते हैं, हमको तो अपहाज करके रख देते हैं। ये बहुत मुश्किल हो जाता है कुछ भी उसमें इजाफा करना। एक तो ये कि जो कुछ भी आपने कहा उससे मैं हर्फ ब हर्फ मुत्तफिक हूँ। कुछ चंद बातें जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ वो ये, पहली बात तो ये है कि ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा स्टेट की रिट को इतने क्रूड अंदाज में, इतने भूंडे अंदाज में चैलेंज किया गया है कि स्टेट के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा सिवाय इसके कि वो अपनी भरपूर कोशिश करे कि उसकी रेट कायम रहे। एक तो मंजरनामा ये है। इसी में हमने बहुत सारी बड़ी बड़ी पार्टियों को देखा। हमने इस पाकिस्तान की क्रिएशन भी देखी, अवामी लीग का जुनून और जज्बा भी देखा। हमने इससे पहले नेशनल अवामी पार्टी होती थी, आपको याद है, जो बाद में ANP, उसको भी देखा, वो बैन भी हुई, वो सारा हमने बहुत कुछ देखा तारीख में। लेकिन जो कुछ अब हो रहा है मीर साहब, मैं हल्फन आपसे कहता हूँ, मैंने अपनी 55 साल सहाफती यानी जिंदगी में नहीं, वो क्या क्या अनदेखा है उसकी तफसील में जाएंगे तो पूरे प्रोग्राम का वक्त जो है वो गुजर जाएगा। लिहाजा हम आज के मंजरनामे पर आते हैं। ये आज जो मंजरनामा हमारे सामने है, ऐसा ही मंजरनामा क्रिएट करने के बाद इससे पहले कुछ 6 मरतबा कुछ 2014 के शुरू हो जाइए आप, और उसके बाद जो इस्लामाबाद पर 2 दफा धावा बोला गया है, 2 दफा लाहौर पे धावा बोला गया है, 1 दफा लॉन्ग मार्च लेके वजीराबाद जाया गया था, जिसे आपने बताया कि जो चीफ की जो अपॉइंटमेंट थी उसको रुकवाना है। आपने कभी सुना कि अवामी सतह के ऊपर लॉन्ग मार्च किया जाए किसी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पर? किसी दूसरे मुल्क में सुना हो आपने? किसी बनाना रिपब्लिक में अफ्रीका की सुना हो आपने कि ऐसा हुआ है? कोई एडी अमीन के दौर में कोई ऐसा वाकया हो गया हो? लिहाजा ये वो अनहोनियां है जो ना कभी हमने देखी, ना सुनी और ना ही होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप हर चीज अजीबोगरीब तरीके से कर रहे हैं। आप डयाला जेल में हैं, आपको सजा हुई है 2-3 मुकदमात में, 1-2 में आपकी यानी रिहाई हो गई है, मगर अभी भी आप एक मुजरमाना जुर्म पर कैद की सजा भुगत रहे हैं। आपने डयाला जेल को पार्टी का सेक्रेटरीट बनाया हुआ है। आप हर पेशी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया से इंटरेक्शन होता है आपका, मुलाकातें आपकी 1 हफ्ते में इतनी होती हैं जो बाकी कैदियों की साल भर में नहीं होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना कुछ भी अनहोना होता जा रहा है वो और फैलते जा रहे हैं। अब आ जाइए अदालती सहूलतकारी की तरफ से। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे बहुत कुछ ज्यादा बयान करने की जरूरत है। जो कुछ
हमारे दौर की 4 साबका सुप्रीम कोर्ट जो मुख्तलिफ चीफ जस्टिस के तहत थी, चाहे वो साकिब निसार थे, चाहे वो आसिफ सईद खोसा थे, चाहे वो गुलजार थे, चाहे वो बंदयाल साहब थे, जिन्हें मैं साकिबी, बंदयालवी, खोसवी और गुलजारी अदालतें कहता हूँ। और मैं समझता हूँ मैं हक में जाना हूँ ऐसा कहने में, क्योंकि उस दौर में सुप्रीम कोर्ट में वो कुछ हुआ जो उससे पहले कभी नहीं हुआ था। अब ये भी बहुत सारे हवाले हैं कि कोई जो है चीफ जस्टिस समझता था मैंने डैम बनाने हैं, कोई कहता था मैंने आलू मटर के रेट बनाने हैं, कोई कहता था मैंने अपने भाई को चीफ बनाने के लिए PKLI का बेड़ा गर्क करना है। बेपनाह मिसालें ऐसी हैं जो कभी आला अदलिया के मौजूआत नहीं गए। ठीक, किसी ने पनामा पे अकामा बना के किसी को निकाल दिया। मैंने कहा कि मैं मगर शुमार करना शुरू करूंगा तो बड़ा वक्त चला जाएगा। ठीक। तो अदालती सहूलतकारी की बदनुमा तरीन शक्ल हमने देखी जो कुछ अदालती हलकों में अभी जारी है। मैं इसका हवाला देना नहीं चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को की तज़हीक जिस तरह से इस पार्टी ने करवाई है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की आपस में तकसीम और मखासमत, इसकी भी कोई आपको 70 साल तारीख में पहले मिसाल नहीं मिलती है। एक सजाद अली शाह साहब का हवाला दिया जाता है, लेकिन नौयत ये नहीं थी, न नौबत ये थी। इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तस्करा में लेके बैठूंगा तो मैं बस समिंग अप यही कह के कर सकता हूँ कि सहूलतकारी की इतनी बदनुमा मिसाल भी हमने कहीं नहीं देखी। ठीक बात, ठीक। तो मैंने अर्ज किया आपसे, मैं कंक्लूड कर देता हूँ अपनी बात, कि जो अली अमीन गंडापुर का ये आज़म सफर था इस्लामाबाद के लिए, इसका पस मंजर क्या है वो मैंने बयान कर दिया है। इसके मकासद क्या हैं वो ये है कि आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, चाहे वो CPAC का फेज 2 की साइनिंग के लिए प्रेसिडेंट शी का आना हो तो धरना मौजूद है। आपने IMF को आपके वजीर खजाना और 2 सूबाई वजीर खजाना ने खत लिख मारा कि पाकिस्तान को कर्जा न दें। आप इससे भी आगे गए। वो एक गिल नामी एक चीज होती है, मैं उनको किसी दूसरे नाम से पुकारना नहीं चाहता हूँ। उन्होंने वहाँ रमजान के महीने में वर्ल्ड बैंक और IMF के दफ्तर के सामने मुजाहरा कर दिया कि इनको ना ग्रांट दें ना इनको कर्जे दें। वो आप हैं कौन? और ये मुझे बताइए, ये ब्रिस्टल सैप चीज क्या है? इसको ना शर्म आई है ना ख्याल आया है कि आप इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को कह रहे हैं कि आके हमसे खिताब करें। तो फिर नेतन्याहू को भी बुला लेना किसी रिश्तेदार की शादी वादी में। अच्छा, मतलब ये क्या हो रहा है? मुझे आप ये बताइए सुनील साहब, क्या हम इसके ऊपर हम रिएक्ट ना करें तो क्या करें? ठीक बात। मैं आता हूँ आपकी तरफ। श्री बुखारी साहब, नवीद चौधरी साहब, आप क्या कहते हैं जी? श्री बुखारी साहब ने तो बहुत तफसील के साथ बहुत सी बातें की, आप क्या कहते हैं? जी बहुत शुक्रिया अमीर साहब। देखिए बुनियादी मामला ये है कि इस वक्त हमारे जो फैसला साज हैं उन्हें यकसू होने की, जनरल बाजवा के दौर में जो मामला थे उसका हमें तो दराज था, लेकिन आम आदमी को बहुत देर बाद पता चला कि वो डबल गेम कर रहे थे, तो ही रहना चाह रहे थे। फिर आपको पता है कि जनरल शायद को अभी चंद माह पहले ही पकड़ा गया, चंद हफ्ते पहले बल्कि गए, ठीक, जिसके नतीजे में खैर नेटवर्क पर एक जिक्र आई और ये कहा गया कि वो अभी तक काम कर रहा है, उसकी बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन थी। अब मामला ये है कि रियासत यकसू है, ये हमें इस बात का अंदाजा लगाना है कि किस तरीके से है। हुकूमत मुस्लिम लीग नून कर रही है, आईएनडी और पीपल्स पार्टी के पास भी है, 2 सूबों में हुकूमत भी उनके पास, और उसके साथ कुछ एस्टेब्लिशमेंट का अपना रोल भी है। अब चीजें जो हैं वो एक तरफ आप उस लगाने के जानिब आए बजाय इसके कि एक उलझाओ की सूरत रहे। मिसाल के तौर पर बिलावल साहब ने 3 दिन पहले कहा है और कैटेगोरिकली कह दिया, उन्होंने, हमें तो इल्म था कि ये जो मखसूस किस्तों का फैसला था वो जस्टिस मंसूर ने इसलिए दिया कि वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने उनको रूप बता दिया कि इस तरह की अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनेगी। उन्होंने बकायदा लॉबिंग की जजों के साथ और एक फैसला दे दिया, आइन कानून से उसका कोई ताल्लुक नहीं। ये बिलावल साहब का कहना। अब मामला ये है कि इस तरह की अनारकी कि एक वजीर आला हमलावर बन के आ रहा है, अच्छा आ भी जब रहा है, अब मुझे ये बात कह लेने दीजिए, इसमें मुझे कोई बात नहीं है कहने में, और बात दुरुस्त है, वो पूरी तरह से रास्ते में है सेटलमेंट के साथ। वो पहले भी आया, गायब हो गया, अब आया तो उसने अपने आप को खुद ही लापता महसूस कर लिया, लापता अफराद में शामिल हो, लापता। उन्होंने कहा मेरी अवेलेबिलिटी यकीनी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, मैं यहाँ पर हूँ, तो आप मुझे पकड़ लो।
अब वो कह रहे हैं कि जी हमको ऑप्शंस को दी जा रही हैं, वो कह रहे हैं यार मैं तकरीर कर लूँ, मैं चला जाऊंगा, अब डिजिटल चौक तक तो मैं आ ही गया हूँ। जो बात आपने अपने इंट्रो में कही, प्रीएम्बल में कही, बात असल में वो है। बात अब ये है कि जेल बैठक शख्स बड़ी शिद्दत के साथ ये चीज महसूस कर रहा है कि हर गुजरते दिन के साथ उनकी पोजीशन जो है वो वीक होती जा रही है और जेल में ज्यादा देर तक उनको रहना पड़ सकता है। माफ कीजिएगा थोड़ा सा, अदालती सहूलत जो है वो भी मुतासर हो रही है। आईनी तरमीम हो गई तो उसके बाद ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको बचाने वाला है, ना सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ मिलेगा, मेरिट पर फैसले होंगे। ये नहीं होगा कि साइबर केस पूरे का पूरा उड़ा दें, वो भी फील्ड में लग जाएगा और बड़ी संगीन सजा होगा। तो उन्होंने गंडापुर को और बाकी लोगों को कहा है कि डू और डाई। उन्होंने कहा जी देखें, ये जो यहाँ तक मुल्की मफादात का मामला है, ये ओपन सीक्रेट है। 2014 का धरना सीपीआई के खिलाफ था। जो लोग इनसे करवा रहे थे वो सीपीआई के खिलाफ करा रहे थे, आगे इनके अपने मकसद थे, तो कई चीजें शामिल होगी उसमें, उसकी बुनियाद सीपीआई था। अब मामला यह है कि उससे तो उन्हें कोई गर्ज नहीं है कि मैंने शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है, यहाँ कोई और लोग आ रहे हैं, सऊदी वापस आ रहा है, उससे तो कोई ताल्लुक नहीं होता ना। वो अब डेस्परेट है, निकालो। निकालने का तरीका क्या है कि वो समझते हैं कि प्रेशर फौज पर इतना ज्यादा डाला जाए, एस्टेब्लिशमेंट पर इतना ज्यादा डाला जाए कि जिस नतीजे में बात करने पर मजबूर हो जाए और कोई ड्रामेटिक रास्ता निकल आए। और उनका ये टैक्टिक्स जो है इतने नाकाम ही लेरेबाजी के उन्होंने डाला है और दरमियान में मामला फौज भी छोड़ देती है। मैंने कहा यकसू होने की, ये मुमकिन नहीं है कि रियासत तय करे कि गंडापुर जो है वो अटक पार करेंगे तो वो कर ले, नहीं कर सकता। 25 मई 2022 को हुआ, यानी कि बाजवा भी के साथ था, जस्टिस बंदियाल भी के साथ था। ये जमाना जब उन्होंने शुरू किया है, पंजाब हुकूमत ने अटक बंद कर दिया, रोक दिया वहां, वो तो फिर बंदियाल ने आगे, बाजवा ने बंदियाल से कहा, बंदियाल ने ऑर्डर किया, उसके बाद उनको इस्लामाबाद बुलाया गया। तो सब कुछ मुमकिन है। गंडापुर कोई अहमद मसूद नहीं है, गंडापुर कोई। जी आमर खाकवानी साहब, आप क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पर? नक्शा आपके सामने, आपके साथियों की राय भी आपके सामने, आपकी राय शायद कुछ मुख्तलिफ हो लेकिन मालूम तो होनी चाहिए, क्या राय है आपकी? देखिए, मैं तो 2 दिन से इस्लामाबाद में बुरी तरह फंसा हूँ और मुझे तो सबसे ज्यादा यहाँ के लोगों पे तरस आ रहा है कि इतने खौफनाक अंदाज में सारे सेक्टरों में हर जगह जगह पे बंद किए हुए हैं कि ये इस्लामाबाद में खाली कोई 2 मिलियन से ज्यादा का शहर बन चुका है। तो हजारों लोगों में कोई भी अगर बीमार हो, कोई इमरजेंसी हो, तो वो तो बेचारा वहीं बिना के एम्बुलेंस का रास्ता ना कुछ, और अजीब और गरीब अंदाज में, मतलब उन्होंने जो किया मूव, पॉलिटिकल मूव की, उस पर क्रिटिसिज्म हो सकता है, लेकिन जिस भोंडे अंदाज में, इंतहाई जालमाना अंदाज में जिस तरह इंतजामिया ने यहाँ पे किया हुआ है, तो वो भी बहुत ही अफसोसनाक और बहुत परेशान कौन है। और उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि हजारों लोग डी चौक पे पहुंचे हैं। मैं भी बाहर से होके आ रहा हूँ और मैंने लोगों को देखा है, लोग इधर उधर लोगों से बात की है। डी चौक के आसपास 1-2 किलोमीटर के एरिया में जो बहुत ज्यादा शेलिंग होती रही है, अभी यहाँ बारिश हो रही है, इस्लामाबाद में थोड़ी बारिश हो रही है, पहले तेज बारिश हुई, उससे आंसू गैस खत्म हो गई, उसके असरात खत्म हो गए, अब दोबारा उन्होंने शेलिंग की गिरफ्तारियां कर रहे हैं। तो मेरी कई लोगों से बात हुई और मैं आपको हैरानकुन बात बताऊं, अब मीर साहब, मैंने मोटरसाइकिलों, काफी सारे लोग, बहुत सारे लोग मोटरसाइकिलों पे आए हैं, वो प्लान करके आए थे, उन्हें पता था कंटेनरों में, गाड़ियों में मुश्किल होगा, और फैसलाबाद से लोग आए हुए हैं और टेक्सला से और दूर दूर जगहों से भी लोग आए हुए हैं। और मैंने अभी मैं इंतहाई ध्यानदारी से बात कर रहा हूँ कि सिर्फ आधा घंटा पहले मैंने जो कुछ लोगों को मैंने देखा है, उनमें से कोई भी 30 साल से कम उम्र नहीं था, मतलब 35, 40, 45 और 1-2 सफेद दाढ़ियों वाले, बाकायदा कोई वो 40 और 50 के पेटे में थे और बड़े पुरजोश थे, बड़े एक्साइटेड थे, वो साथ अपने बैग छोटे लिए हुए, वो टेक्सला से आया, कोई वाक एंड से आया, कोई कहाँ से आया, कि नहीं जब हमसे, और यहाँ के इधर लोकल लोग भी वहाँ पे शामिल हैं, और ये वो लोग हैं जो डी चौक पहुंचे हैं। इसका मतलब ये है कि सिचुएशन तो खराब हो रही है ना, ये जो कहा जा रहा है कि हम पूरा इंतजाज कर। देखे ना, जब आप इतने ज्यादा वसाइल इंतजाम, मतलब आखिरी एंड, इस्लामाबाद में इससे ज्यादा ब्लॉकिंग नहीं हो सकती। इससे ज्यादा ब्लॉकिंग ये है कि आप हर सेक्टर में, हर घर के बाहर कंटेनर लगा दें। अगर इतने ब्लॉक करने के बाद भी, मतलब गंडापुर साहब की काफिला 26 नंबर पे बहुत जबरदस्त वहां पर रेजिस्टेंस हुई, इनके साथ कम से कम 10-12 हजार लोग इनके थे, लेकिन इसके अलावा भी हजारों लोग आए हैं और आगे पहुंचे हैं और अभी मौजूद हैं। ऐसा नहीं है, गंडापुर साहब तो एक इस वक्त में सीरियस पोजीशन चल रही है ना, कुछ अंदाजा नहीं हो रहा, लेकिन उनके लोग, बाकी लोग पहुंचे, अब यहाँ पे अरेस्ट हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही है, लोग इधर उधर
डिस्पर्स हो गए हैं, लेकिन कुछ लोग ठहरे हुए हैं और उनका ख्याल है कि अब शायद वो कह रहे हैं कि ये उनको कहा गया कि अब मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज होगा, तो उसको रोकने में ऐसा कामयाब नहीं हो पाए। इतने ज्यादा इंतजाम और लोगों को इतनी शदीद अजियत, यानी अब सिग्नल बंद है, नेट बंद है, हर चीज बंद है, लेकिन सिवाय आमिर वाईफाई खाकवान के से सिवा। इसका फायदा क्या है? मुल्क को क्या फायदा है? सर, कौम को क्या फायदा- फायदा है? पार्टी को क्या फायदा है? ये तो बताएं ना जरा। ये बिल्कुल, ये एक बड़ी डिबेटेबल बात है। और मैं आपको ये बताऊं कि जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोग, हम अवामी सतह पे जो लोगों को देख रहे हैं, कुछ लोग पीटीआई को भी तनकीद कर रहे हैं, इमरान खान को भी, ज़ाहिर है वो तंग हो रहे हैं ना, लोग जलील हुए पड़े हैं ना, स्कूल बंद है, चीजें बंद, आज तो वैसे छुट्टी थी हफ्ते को, लेकिन लोगों के लिए निकलना मुश्किल हो रहा है और रास्ते बंद हो गए हैं, और जो लोग आए हुए हैं फंस गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आए हुए, जैसे मेरे साथ, मैं 2 दिन से इसलिए फंसा हूँ कि लाहौर वापस नहीं जा पा रहा मैं, क्योंकि कोई रास्ता निकल नहीं पा रहा। तो और यहाँ अगर कोई किसी के पास किसी और सेक्टर में गया हुआ था, खैरियत से लाहौर आएं जी, बस बड़ा आपका इंतजार रहेगा। लाहौर आएंगे तो आपसे पूरी दास्तान भी सुनेंगे और देखेंगे और लोग क्या कहते हैं। जी आप फरहत साहब, आपने सारी बातें बड़े तहम्मुल और ज़ब्त से सुनी है, आप बताइए आप क्या कहते हैं? देखिए, पहले तो यह है, बुखारी साहब ने, वो पंजाबी में कहते हैं ना, मीर साहब बन्ने ठप देते, सारी बातें उन्होंने कर दी। लेकिन मेरे पास कोई 3 बातें हैं, इन सब लोगों से तो बातें वो छोटी हैं, लेकिन बहरहाल मेरे दिल की बातें हैं। मैंने जितनी ये पिछले 1 अशरे से मामला चल रहा है या उससे कम, 2 दिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में बड़े ब्लैक डेज हैं। एक वो जिस दिन साकिब निसार साहब ने फैसला दिया और सारा बिस्तर गोल कर दिया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का हुकूमत रही, वो जिस तरह चली ये सबको पता है, पनामा क्या और कामा क्या, ये बात हो गई। एक वो दिन, और एक वो दिन जिस दिन जमहूरियत को मज़ीद परवान चढ़ाने का पार्लियामेंट के पास बहुत बड़ा मौका था, तो उस दिन अदम एतमाद के साथ जब अदम एतमाद आया, फेस करने की बजाय इमरान खान ने अपना सारा कुछ उठाया और बाहर आ गए। ये 2 दिन बड़े ब्लैक डेज हैं डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में, इंतज़ामी हिस्ट्री में और पाकिस्तान की मईशत डूबने में। अब अगली बात देखें, पाकिस्तान तो अपना है ना, मईशत का मामला अभी आप एक तरफ रख दें। अब इंटरनेशनलाइजेशन कोई चीज़ है, इंटरनेशनल अफेयर्स कोई चीज़ है। आप देखें तो ये जो करंट अफेयर है, इसमें हो क्या रहा है कि पाकिस्तान के कुछ लोग, पाकिस्तानी जो कहते हैं हम जमहूरियत पसंद है, वो शंघाई कॉन्फ्रेंस के रास्ते की दीवार बने हुए हैं। उसी तरह जिस तरह माजी में वो चाइना के सदर के आने के रास्ते की दीवार बने हुए थे। भाई ये नई मसूद के सिर्फ खिलाफ बात नहीं जाती, ये इमरान खान के खिलाफ बात जाती है, अगर उनके साथ जो करोड़ों लोग हैं उनके खिलाफ भी बात जाती है। मईशत का बेड़ा गर्क होता है, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, हमारा इमेज ख़राब है। एक तरफ आप देखें कि इजराइल क्या कर रहा है, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, और हम अपने आप के साथ क्या कर रहे हैं। ये दूसरी अहम बात है जिसमें सोचना पड़ेगा। देखें, आप सियासत करें, आपको सियासत से कोई नहीं रोकता, लेकिन वही बात है कि सियासत में आपने पाकिस्तान को चोक करना है, क्या आपने पाकिस्तान को चलने देना? क्या ये रियासत आपकी नहीं है? अगर आप स्टेट्समैन हैं तो फिर ये चीज़ें आपको जेब नहीं देती। अब आए मेरी तीसरी और आखिरी बात पे, मुझे पता है आपने वक्फे की तरफ जाना है। मेरी तीसरी और आखिरी बात ये है, अगर मुझसे एग्री करें बुखारी साहब या नवीद चौधरी साहब, उम्मीद है खाकवानी साहब भी करेंगे, ये जो नरगसियत होती है ना, इसमें हम कंफ्यूजन ना भी कहें। नरगसियत की मैं आपको हिस्ट्री में मिसाल देता हूँ, हिटलर की और मुसोलिनी की। ये मैंने जो कैलकुलेट किया है, इनकी पूरा क्लाइमेक्स जो है, इनका आगाज़ और इनका अंजाम 15 सालों में हो जाता है। और ये बात किसी की नहीं सुनते। ये लोग सोए भी होते थे तो लोग कहते थे वाह लीडर हमारे लिए, हिटलर तो हमारे लिए हमारे मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहा है। यानी उन्हें सोया हुआ भी अपना लीडर यही लगता था, जैसे उनकी ताबीरें तराश रहा हो। दूसरी तरफ मुसलिनी का भी ये हाल था। लेकिन मैंने नरगसियत में एक बंदे को परफॉर्म करते देखा, और वो बंदा था अमेरिकन सदर की मैं बात करने लगा हूँ, तो वो रूजवेल्ट दोम की बात, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। हाँ, उन्होंने वो न्यू डील की बात की थी, इन्होंने नया पाकिस्तान का नाम दिया, ये वहीं से इन्होंने चुराया। लेकिन हिस्ट्री ये कहती है देयर आर अ लॉट ऑफ लीडर्स कि नरगसियत में आके कुछ नहीं होता। मुझे कोई इमरान खान की परफॉर्मेंस बता दे,
मेरा भी दिल करता है इमरान खान पे फरेफ्ता होने को, मेरा भी दिल करता है ये यहाँ जमहूरियत हो और यहाँ तरक्की हो, लेकिन इमरान खान के वो सारे साल देख लें और इमरान खान का अरूज जो 2010 से शुरू होता है उससे लेके आज 2024 तक सारे मामला देख लें। इन 14 सालों में इमरान खान ने बहसियत अपोजिशन लीडर क्या डिलीवर किया है? क्या इमरान खान के इल्म में ये नहीं है कि अगर हम आइन है तो आइन तो एक जिंदा दस्तावेज है, उसमें तब्दीली आ जाएगा, जस्टिस आ जाएगा। मुझे वक्फा लेना पड़ रहा है, वो बार बार वक्फे के लिए कह रहे हैं, दोबारा आते हैं, दोबारा बात शुरू करते हैं, आप ही से शुरू करता हूं मैं, एक वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, हम गुफ्तगू कर रहे हैं आज जो कुछ भी हो रहा है, लाहौर में हो रहा है या इस्लामाबाद में हो रहा है, तो फैज साहब आप अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाए थे, तो आप क्या मजीद क्या? मीर साहब आखिरी 2-3 जुमले रह गए। एक तो मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई आपको चीफ जस्टिस भी पसंद नहीं है, कल आपको आर्मी चीफ पसंद नहीं था, खुदा का वास्ता है तरमीम और अफहाम तफहीम को होने दें। और जहाँ तक बात है अपने गंडापुर साहब की, अब मुझे लगता है मीर साहब गंडापुर साहब चाहते हैं कि गवर्नर राज लग जाए और एक दफ़ा पूरी खप पड़ जाए। वो जो कहा है ना बुखारी साहब ने कि मैंने तो 40 सालों में या इससे पहले भी इस तरह नहीं देखा, वो चाहते हैं कि मुकम्मल बिगाड़ हो जाए। और मैं समझता हूँ मुकम्मल बिगाड़ हो गया तो हमें उठते उठते फिर 30 साल लग जाएंगे। हमें इस पे सोचना चाहिए। ठीक जी, बुखारी साहब, सलीम बुखारी साहब, क्या इस सारी गुफ्तगू आपने सुनी? आप कोई रहनुमाई क्या मजीद फरमाएंगे आप हमारी? गुजारिश ये है कि एक तो खाकवानी साहब की बात का थोड़ा मैं उसकी, अगर आप इजाजत दें, वजाहत उसकी बहुत जरूरी है। उन्होंने जो नक्शा खींचा है इस्लामाबाद का, यकीनी तौर पे इससे कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने उस नक्शे का तज़किरा तो फरमा दिया है, लेकिन वो नक्शा क्यों बना है उसका जिक्र शायद मुनासिब नहीं समझा कि जब एक इकाई फेडरेशन के ऊपर हमलावर हो, तमाम सरकारी वसाइल लेके, एम्बुलेंसेज 1122 की गाड़ियां लेके, क्रेनें लेके, उसका कोई हवाला देना शायद उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। जब स्टेट को थ्रेट होता है तो उसके डिस्पोजल पर जितनी पावर होती है वो इन्वेस्ट की जाती है टू डिफेंड। ये किसी भी यानी जमहूरी मुआशरे की भी पहचान है। ये कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी मुआशरा हो, कोई भी स्टेट की रिट जो है उसको इस बुरी तरह से चैलेंज नहीं करने देता। मैं इससे आगे नहीं जाना चाहता कि आज का जो मंजरनामा है उसकी जिम्मेदारी भी मैं मुकम्मल तौर पर पीटीआई पे डालता हूँ और जिम्मेदारी के साथ डाल रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि नहीं खान साहब के काम दिखा, ये तो इंतहाई भोली बात की है, इनको सारे काम याद होने चाहिए। मैंने जहाज पे अगले दिनों बैठ के तो पेशावर गया तो मैंने वहां देखा कि ना मुझे कोई सड़क नजर आ रही है, ना कोई दरिया है, ना कोई गली है, ना कोई घर, सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी। वो 1 बिलियन की इकोनॉमी जो है वो पूरे सूबे को छाया हुआ है। लोग कहते हैं कि पता नहीं वो कहाँ चला गया है। फिर उनको पता चला कि यहाँ पर नौकरियां लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ बरतानिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ फला फला, वो अब दरखास्तें करते हैं कि हमें यहाँ जॉब चाहिए। यही तो वादा उन्होंने किया था। वो 50 लाख घर जो हैं उनकी तलाश भी पिछले 4-5 साल से जारी है। लेकिन जो सबसे बड़ा कारनामा खान साहब का है वो जरा बयान करने की इजाजत दीजिएगा। मैं आज ये बात कह रहा हूँ, मैंने कभी आज तक ये कहा कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, मैं तो साफ तौर पे कहता हूँ जो फौज, जो मिलिट्री, उनका कुछ न कुछ दखल हर रजिस्टर में रहा है। और मैं मीर साहब एक बात कहता हूँ, क्या आप मुझे चला सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो है, यूनाइटेड स्टेट, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, वो पेंटागन और सीआईए की मर्जी के खिलाफ कुछ कर सकता है? आप मुझे बताइए, मोदी औकात है कि रात से हट के कोई अपनी कोई बता सकता है मुझे कि बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर जो है वो MI6 और MI5 से हट के कुछ सोच सकता है? तो ये एक अमल दखल तो स्टेट का रहता है। मैं आपको ले जाऊंगा 1976 कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल प्रीएम्बल पर, वो 5 पॉइंट थे उसके, उसमें चौथा पॉइंट ये था, मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ, तर्जुमा भी कर देता हूँ। एनीवन आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान are custodian of Pakistan's territorial integrity and ideological frontiers। गौर से मेरी बात सुन लीजिए, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज उसकी नजरियाती सरहदों की और जोग्राफियाई सरहदों की मुहाफ़िज़ है। Anyone who brings them into dispute will be guilty of Article 6। ये पढ़ लीजिए निकाल के वहां से कि वो जो भी उनको उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचाना चाहे उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा
ये पता नहीं अब इस शक्ल में मौजूद है या नहीं है, लेकिन वो जो हम हमेशा पीछे थे रोना की फौज का कोई बोल नहीं है। मैंने आपको निकाल दिया दिखा के कि रीजनल कॉन्स्टिट्यूशन क्या, और ये बात भी है, और आप समझ में कि जब बॉर्डरों के ऊपर तबल बजने लगता है तो ये सारे चूचे जो बोल रहे होते हैं ना जी इधर उधर, वो खामोश हो जाते हैं। एक उनका खाद्य है कि फौजियों को हम तनख्वाही इसलिए आप नहीं जाते। ठीक जी बिल्कुल ठीक जी। नवीद चौधरी साहब, अब आप क्या कहते हैं? सलीम बुखारी साहब ने तो बिल्कुल पोल खोल के रख दिया है, आप क्या कहते हैं? देखिए, बुखारी साहब ने बड़ी वजाहत कर दी सारे मामले की, और खुद करते हैं, कोई शुबा नहीं इसमें। देखना यह है कि चीजों को कंट्रोल कैसे करें। अब एंगल ये है कि ये मेरा कहना नहीं है, ये इस वक्त जो पीटीए के साथ चल रहे हैं बहुत हद तक उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने इस एहतजाज में सपोर्ट किया जेयूआई ने, वो हैरानकुन था। मौलाना फजल उमर बता रहे हैं कि केपी के जो है और बलूचिस्तान भी ये अनगवर्नेबल हो चुके। डेरा इस्माइल खान के अंदर से एक लेफ्टिनेंट कर्नल और उनके 2 सरकारी अफसरान बेरोपरेट भाइयों को अगवा किया गया। अपने वालिद के इंतकाल पर आए हुए थे, वो मस्जिद में लोगों से ताज़ियत कर रहे थे, अगवा करके बोले। मौलाना फजल उमर का ये कहना है कि मेरे घर से थोड़ा सा आगे फासले पर मगरब के बाद नाका लग जाता है, और वहां फिर टीटीपी के लोग जो हैं लोगों से पैसे लेते हैं। बच्चे की शिकायतें वहां आम है। लोग तो ये भी कहते हैं कि केपी की हुकूमत के वज़रा और वजीर आला ये भी टीटीपी को बता देते हैं। ये बात भी वहां चल रही। आए रोज वहां कोई ना कोई बड़ा क्लैश होता है। आज भी एक कर्नल शहीद हुआ है, कुछ जवान शहीद हुए उनके साथ, आपको पता आज भी सब। एक तरफ तो ये हाल, दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि पुलिस को पीटीएम के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। आप खुद तो ये एहतजाज करने यहाँ आ गए हैं, और कल आपको पता है कि जो 11 अक्टूबर को पीटीएम के जेरे तमाम पख्तून जिरगा हो रहा है, उसके शुरू तैयारियों में मसरूफ थे। तो 2 दिन केपी के पुलिस ने ऊपर बहुत बड़ा वहां हल्ला बोला, उधर भी लगे हुए हैं। तो ये सारा मामला गवर्नर राज की तरफ तो जा रहा है। अगर तो रियासत पाकिस्तान ने ये टीटीपी की बेखूनी करनी है, और इस वाले से एक बहुत कौमी ऑपरेशन कह लें या ये कह लें कि एक बेरहमाना ऑपरेशन करना है, दोनों सूरत। क्योंकि कौमी ऑपरेशन के लिए आपको ये है कि मुख्तलिफ जाल आपको तोड़ना पड़ेगा। ठीक। पीटीआई इस वक्त टीटीपी की सपोर्ट ले रही है। जनरल फैज ने जिस तरह से लोगों को लाए, जो कुछ किया, उसमें वो राजी है। अपने मुंह से कह चुके हैं गंडापुर साहब कि हम तो जाएंगे जी और अफगान तालिबान को मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हमारे लोग मर रहे हैं। वे आपको परफॉर्मेंस के सारे मामले में। तो ये सूरत हाल अब पेचीदा इसलिए है कि मैं नहीं समझता कि मुआशी वाले से या अमन अमान के हवाले से सुबह पीटीआई जो है केपी को संभाल सकती है। तो नसर साहब ने बात को दुरुस्त कही है कि गंडापुर खुद चाह रहे हैं कि गवर्नर आज लगे, उनकी जान छूटे, और इसके सिवा अब चारा कोई वफाकी हुकूमत किस इंतजार में है, किस सोच में पड़ी हुई है। देखिए, वहां आपको एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, चीजों को स्मूथ करना पड़ेगा, कारकर्दगी के बारे में जो कुछ है हम ग्राउंड को ठीक बात, ठीक जी। नवीद चौधरी साहब, बहुत तफसील के साथ आपने बात। आमिर खाकवानी साहब, अब आप क्या फरमाएंगे? सिर्फ आपने तो सिर्फ इस्लामाबाद की सूरत हाल बताई, लेकिन ओवरऑल जो नक्शा बनता है उस पर भी कोई अपनी राय दीजिए ना, हम सुनना चाहते हैं। मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि प्रोग्राम आपका इंतहाई एकतरफा हो गया, बिल्कुल भी ना। हमेशा होता तो है। मैं नहीं, लेकिन इस दफा बहुत एकतरफा हो गया है। 3-1 का तनासुब तो बन ही गया, बल्कि एक भी मैं कहा हूँ आधा ही समझे। वैसे तो वैसे आमिर खाकवानी साहब, सिचुएशन जो है इसमें वो शख्स भी जो पिंडी बटियां से उठ के आया है और बहुत हमायत करता है, मैंने उसको भी 2 बार सुना है, वो भी कह रहा है कि इन्होंने गलत वक्त पर गलत इकदाम चुना है। और तो छोड़ दीजिए। अच्छा, मैं अभी जो बातें हुई ना, मैं 2-3 बातें करना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये है, मेरे ख्याल है हमें पाकिस्तान के आम आदमी को, अवाम को और वोटर को इतना समझदार समझना चाहिए। अभी कुछ अर्सा पहले की बात है, 5 या 6 महीने हुए हैं, 8 फरवरी के इलेक्शन में सबने देख लिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज्यादा, पाकिस्तान के सबसे ज्यादा लोगों ने वोट दिए। ठीक है, तो परफॉर्मेंस थी नहीं थी, केपी में सड़कें हैं नहीं है, केपी के लोग अगर दीवानावार उस बंदे को वोट डाल रहे हैं, और वहाँ की जो असेंबली है उसमें आमिर खाकवानी साहब जमहूरियत का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे ना, वो तो हिटलर को भी दिए थे।
नहीं नहीं मीर साहब, मैं आपसे ये अर्ज करूंगा, मुझे आप बोलने दें। हाँ, आप हाँ। मुझे कभी नहीं बोलने देते। अच्छा चलो बोलो, बोले बोले बोले। देखिए हजूर, अपने से मुख्तलिफ नुक्ता नजर पे सुने तो सही नहीं आप। बोले बोले आप बोले। मेरी बात का जवाब आप क्यों देते हैं? हैं जी। आप मुझे तो बाकी हो कि हमने 7-7 मिनट सुनी है, मेरी सुने ना बात। हाँ बोले बोले बोले। अच्छा, तो ये है कि केपीएससी ने वहां पे नशिस्तें सूबाई असेंबली की इतनी ज्यादा हुई है, पीटीआई को इतने ज्यादा वोट पड़े हैं कि वहां पे अपोजिशन इजलास बुलाने के काबिल, यानी उनके पास इतने कम लोग हैं। वो पागल हैं, वो लोग अंधे हैं, बेवकूफ है कि उन्होंने वोट डाले हैं। ये भोले भाले हैं कि उनमें से पढ़े लिखे लोग नहीं है, नहीं है, उनको कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। बना दी है कि वो सारे अंधे पागल हो। इन चीजों पे हमें गौर करना चाहिए। इतने बड़े पैमाने पे ठीक है, अगला नुक्ता बयान करें ना। आपको पता है कि खास वक्त तक प्रोग्राम खत्म होना है। सहूलतकारी का अगला नुक्ता सहूलतकारी का। जी, ये बात भी नहीं है, गलत है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो फैसला या हाई कोर्ट जजेस का फैसला पीटीआई के खिलाफ वो दुरुस्त है, नहीं तो लीव मिलता है तो वो गलत है। अगर किसी अदालतें मियां नवाज शरीफ साहब लीव देते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब बाहर चले जाते हैं, उनसे उनके तमाम उनको यही लाहौर हाई कोर्ट के हमने शहबाज को छुट्टी के दिन उसकी खेल दी और तो मना कर दिया था, तुमने अगले 24 घंटे में हाथ ही करना, ब्लैंकेट जमानत दी। ठीक ठीक, दो बातें। सर वो न ये सहूलतकारी है। हाँ। काम है कि जो ज्यादती हो रही हो, कानून समाज के जा रहा हो, उससे नहीं आप जल्दी से नुक्ते बयान करें ताकि बात आपकी पूरी आ जाए। जी, आपने कुछ कहा मुझे? मैंने कहा आप अपने तमाम नुकात बयान कर लें ताकि हर पूरी बात आ जाए, ताकि जी मैं बिल्कुल, ये 2 बातें तो मैंने कर ली ना। हाँ। कि उसमें जहां तक बात है तीसरी बात, उस बारे में मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। मईशत के बहुत गंभीर और सीरियस मामला। मेरा ख्याल है कि इनको जो हुकूमत है उसको, क्योंकि आज एक अच्छी खबर मुझे ये लगी जो मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ कि मैंने जैसे मैंने बताया ना कि मैं डी चौक के आसपास घूमता रहा हूँ, काफी लोगों से मिला हूँ, लड़कों से, तो वो हर एक ने फौज के हक में बात की है, फोर्सेस के हक में। मैं अपने कानों से सुनी है, सबने कहा कि हमारा कोई झगड़ा नहीं, हमारी फौज है। उन सबको इस वक्त जो गुस्सा है वो पॉलिटिकल हुकूमत पर है और फौज पे। आज आपको पता है 245 में फौज घूम रही है इस्लामाबाद में। तो मुझे इस पे खुशी हुई है और मुझे अच्छा लगा कि जो लोग एहतजाज करने निकले हुए हैं वो फोर्सेस को अपना हरीफ नहीं समझते। तो अच्छी बात है, पॉलिटिकल हुकूमत चाहिए इंगेजमेंट करे, और इंगेजमेंट करने के लिए अपने प्रोग्राम में बारहा मैंने ये बात की है, कुछ तो सीबीएम करे ना, कहीं तो कोई रिलीफ दें किसी को जिसकी जमानत मंजूर हो जाती है, उसे रिहा होने दें, उसे घर ही का मौसम जानने दें, अगर अरेस्ट ही करना है कुछ सहूलतें फराम करें ताकि वो अगला बंदा निगोशिएशन कर सके। अगर आप अगले ठीक है, सब कुछ आखिरी 2 फिक्र है सर। अगर आपने अगले 20 दिनों में 25 अक्टूबर से पहले तक सब कुछ बदल देना है, अदलिया का नक्शा बदल देना है, अमेंडमेंट कर देनी है। अब ये फॉरवर्ड क्रॉसिंग रास्ता तो खुल चुका है सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद, सब कुछ आपने बदल देना है और एक पार्टी को बिल्कुल दीवार से लगाना नहीं, दीवार के अंदर चुन देना है, तो वो फिर एहतजाज नहीं करेगी, क्या करेगी? ठीक, पॉलिटिकल एंगेजमेंट करें, अगर आईनी अदालत बनानी है उस पर नेशनल डिबेट कराएं और 2 महीने इंतजार कर लें, कौन सी क़यामत आ जाएगी? दिसंबर में कर लें, जनवरी में कर लें। ये मैं कहना चाहता हूं। आपकी बात मुकम्मल हो। जी आप फरमाएं। देखें, खाकवानी साहब ने जो इस्लामाबाद के लोगों से बात की है और मैंने लाहौर के लोगों से बात किया, मुझे लगता है कि इस्लामाबाद वालों की और तरबियत गाह है और लाहौर वालों की और तरबियत गाह है। मैं तो लाहौर के जितने लोगों से आज सारा दिन मिला हूँ, कल भी मिला हूँ, जो पीटीआई के हैं, जो एहतजाज के लिए निकले हुए हैं या अपना हाज़री के लिए निकले हुए हैं, आज मीनारे पाकिस्तान भी उन्होंने ऐलान किया, वो इंतहाई गलीज ज़बान इस्तेमाल करते हैं फोर्सेस के लिए, उससे भी ज़्यादा गलीज ज़बान इस्तेमाल करते हैं वो ज़बान जो मुस्लिम लीग ने नहीं की थी दानी इनके लिए, बंदयाल साहब के लिए, उतनी गलीज ज़बान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए करते हैं। और जब ये 2 ज़बानों की मैं बात कर रहा हूँ कि आर्मी के ख़िलाफ़ कर रहे हैं और उसके ख़िलाफ़ वो बात कर रहे हैं चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़। और एक बात मैं छोटी सी और करता हूँ, मुझे पता है मेरी दफ़ा वक्फ़ा आता है, काश मैं अपना वक्त खाकवानी को दे देता। अर्ज़ ये है कि ये जो केपी के फैक्टर आ गया कि जी इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ेंगे, फिर उसमें जो अफ़गान फैक्टर आ गया, इस पे क्या ठहर के इमरान खान साहब को और बाकी जमातों को सोचने की ज़रूरत नहीं है? क्या मुझे बताएं, फिर वही पहली बात की तरफ जाता हूँ
ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप एहतजाज से अंदर को लीडर हो उसे निकाल सकें। इससे ये मुमकिन ही नहीं है कि आप एहतजाज से नकेले इक़्तिदार छीन सकें। इससे मुमकिन ही नहीं है कि आप इस तरह एहतजाज से पार्लियामेंट में आ सकें। सो मेरे भाई बैठना पड़ेगा, और हमें ये अलार्मिंग है अफगान फैक्टर, और केपी वाले हमारे भाई हैं। अहम बात कीजिए कि अफगान फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक वक्फा लेते हैं, वक्फे का फिर हाजिर होते हैं और बात को कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। जी नाज़रीन किराम, गुफ्तगू तो आपने सारी सुनी जी, सारी आरा भी आपके सामने आई जी। सिर्फ आमर खाकवानी साहब की एक अलग से राय है, लेकिन उनका कहना है कि उनकी बात पूरी तरह सुनी भी नहीं जाती। कोशिश करेंगे उनकी बात आप ज़्यादा तफसील के साथ भी सुने। सलीम बुखारी साहब कैसे कंक्लूड करेंगे सारी गुफ्तगू को? ये सारी आपने सबकी राय सुनी है। 3 लोग तो आप हम ख्याल हैं। आमर खाकवानी साहब आज के वाक़े के बारे में सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि सख्ती बहुत की गई है, लेकिन क्यों की गई है इस पे बकौल आपके वो बात नहीं करना चाह रहे शायद। उन्होंने बहुत बातें की हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप उनको बुलाएंगे तो मुझे भी याद कीजिएगा। अच्छा, उनके साथ फील्ड से बात करेंगे इसके ऊपर। उन्होंने बहुत कुछ कहा है। गुजारिश ये है कि ये जो इस वक्त सिनारियो जिसका सामना है हमें, इसको किसी न किसी किनारे तो अब लगना चाहिए। ये ब्लीडिंग वूंड सदा जारी नहीं रह सकता। ना इससे जमहूरियत पनपेगी, ना इससे रियासत की रहेगी, ना उनकी पॉलिटिकल पार्टी को इससे कोई फायदा होने का। फर्क रफ्तारी की तरफ से चलने जिसमें इससे बड़ी खौफनाक है। अगर आपके इजाजत दें, मैं बता नहीं सकता हूँ हर बात, आपको पता नहीं साहब। मेरे ख्याल से तो 2 एजेंडों पर काम हो रहा है। एक ये मुल्क में मार्केट है ताकि मेरी बात को मैं इसके ऊपर तो आपको कर सकता हूँ, आपको वो तमाम बातें शेयर कर सकता हूँ जिसकी वजह से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ। क्योंकि एक बात याद रखिए, पाकिस्तान की पूरी सियासी तारीख में अगर किसी प्राइम मिनिस्टर ने फौज को इस कदर घसीट के रमूज़े सल्तनत में लाया है तो उसका सेहरा सिर्फ खान साहब के साथ है। कोई शख्स इस पर डिबेट करना चाहता तो कर ले, क्योंकि 4 साल के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इक़्तिदार से निकलते ये कहा था कि मुल्क तो बाजवा और फैज हमीद चलाते थे, मैं तो बैठ के सिर्फ देखता था। मुझे जब कानून पास करना होता था, बजट पास कराना होता था, मैं देखता था। मुझे ये मेरी बातें तो नहीं है ना, ये मैंने तो नहीं कही हुई ना। तो अगर उनका हमेशा मुल्क में मार्शल लगवाना है तो आप देख लीजिएगा कितनी जमहूरियत की खिदमत हो रही है और कितनी वो जमहूरी पार्टी है। मैंने अगर इस्तेमाल किया है। दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल से वो अब शायद तंग आ गए हैं, क्योंकि केपीके में भी अब लोगों को फील होना शुरू हो गया है कि इन्होंने सिर्फ जलसे जुलूस कीते ने, लॉन्ग मार्च कीते ने, कम आवाम का कोई नहीं किया। और नहीं हुआ मीर साहब, ये फैक्ट है। पूरे वसाइल, पूरे रिसोर्सेज जो हैं वो इस नेगेटिविटी के ऊपर, इस नेगेटिव कैंपेन के ऊपर खर्च किए। आपके वाक़े का तो आपको पोल खोल दिया था, अगर आप कहें तो मैं गंडापुर नहीं, आप फिर इंशाल्लाह फिर इस पे बात करते हैं क्योंकि वक्त बहुत कम है जी। नवीद चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे इस पे? बहुत मुख्तसर वक्त है हमारे पास, हम चाहते हैं सब लोग इस पे बात कर सकें। जी मैं बस 3 बातें करूंगा। नंबर 1 बात तो ये है कि पाकिस्तान की फौज जो है वो टारगेट है। बानी पीटीआई जब जेल में गुफ्तगू करते हैं तो उनका टारगेट पाकिस्तान की फौज होती है। अगर बाजवा उसका सरबराह हो तो वो बाजवा के खिलाफ है, अगर आसिम मुनीर सरबराह हो तो उसके खिलाफ है। जो DGISI होता है उसके भी वो खिलाफ होते हैं, DGMI के भी खिलाफ होते हैं। और जब एक मौके पर जब नया चीफ बनना था तो 5 जनरलों के खिलाफ जो लाइन में थे, उनमें से 4 के खिलाफ इन्होंने कैंपेन चलाई हुई थी आप सबके सामने। और 9 मई को जो कुछ हुआ वो फौज के खिलाफ था ना, तो मेरे खिलाफ तो नहीं था, एक बंदे के खिलाफ तो नहीं था, फौज के खिलाफ तो और इदारा था। अच्छा, अब मामला ये है कि मैं तो इस चीज का कायल हूँ। एक नशिस्त में मेरी एक अहम बंदे से मुलाकात हुई जो फैसले करते हैं। ये वो दौर है जब ये इनको उतारा गया था अदम एतमाद से और ये जलसे करते फिर रहे थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या होना चाहिए। मैंने लिबर्टी ले ली। बुखारी साहब भी मेरे साथ थे उस मीटिंग में। मैंने कहा आप खुद करवा रहे हैं। वो चुप के कहते क्या मतलब। मैंने कहा भाई उसको सिर्फ एक मामला है कि वो 2011 से लेकर उठा के अंदर फेंके जेल में, सजाएं सुनाएं उसको और काम खत्म करें। वो हंसने लग पड़े। बाद में पता लगा कि वो भाजपा में एक तस्वीर देने का मामला था, फिर एक और चक्कर था। फिर आपने खुद एक चीज पैदा करते हैं तो उसको फ्री बनाते हैं, फिर हमारे घर डाल देते हैं। देखिए कोई मुलाकात मीडिया की ये बहुत बड़ी भूल है।
इमरान खान माइनस पीटीआई से मुलाकात हो सकते हैं, कोई मुलाकात नहीं। बात बड़ी सिंपल है। जब जज कायदा कानून नहीं मान रहे हैं, जब एक पार्टी कायदा कानून नहीं मान रही, तो बाकी कायदा कानून कैसे मानेंगे? मुस्लिम लीग लोगों को परफॉर्म करने में नाकाम रही, क्या पार्टी करेगी? ठीक ठीक जनाब जी। नबी चौधरी साहब, बहुत कम वक्त है, इस आमिर खाकवानी साहब से भी सुन लें वो क्या कहते हैं। जनाब आप कुछ तो बताइए। मैं सिर्फ 2 जुमलों में खत्म करता हूँ। इस वक्त पीटीआई की पोजीशन वैसी है जिस तरह 80s में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जनरल ज़िया को टारगेट कर रही थी, फोर्सेस को भी करती रही, मसले चलते रहे। जनरल ज़िया अपनी पूरी कोशिश के बावजूद पीपल्स पार्टी को खत्म नहीं कर सके। एक जो बड़े पैमाने पे पब्लिक सपोर्ट भी थी और सियासी असबियत भी थी। ये दोनों चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल हो चुकी हैं। तो आपको अल्टीमेटली वैसे ही डील करना चाहिए जो बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किया गया 88 के बाद। आपको उसको खत्म नहीं कर सकते। कोई भी, और माइनस इमरान खान पीटीआई है ही नहीं। जिस तरह माइनस भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजूद नहीं रखती। अभी भी बिलावल भुट्टो सारे भुट्टो लेगेसी को लेके चल रहे हैं। दूसरी बात बता दें, इनको साथ आपको एंगेजमेंट, पॉलिटिकल एंगेजमेंट करनी पड़ेगी। और साथ ही तहरीक इंसाफ को भी चाहिए अपने अंदर लचक पैदा करें। उनको भी रवैया उनका बहुत सख्त बेलचक है। आप अल्टीमेटली एंगेजमेंट पैदा करनी पड़ेगी। लेकिन आप एक पार्टी को, बड़ी पार्टी को जहां इतनी बड़ी सपोर्ट हो, खासतौर पर केपी में, पंजाब में, और अर्बन पंजाब में नहीं, रूरल पंजाब में भी है, साउथ पंजाब में भी है, तो उस पार्टी को आप खत्म नहीं कर सकते। कराची में भी इसकी सपोर्ट मौजूद है। लेकिन ये आप पार्टी बदल भी बहुत गई थी। ये भी आप ख्याल रखें कि ये पीपल्स पार्टी वो नहीं है जो उस जमाने की पीपल्स पार्टी थी, ये भी बदली है। अगर मैं तो उस जमाने की पार्टी की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, पीटीआई को बदलना पड़ेगा ना, पीटीआई को बदलना पड़ेगा। ये भी बदलेंगे यार, है, लेकिन उनको भी स्पेस देनी चाहिए ना। दोनों तरफ करना पड़ेगा जी फैज साहब। और अल्लाह करे मुल्क के लिए बेहतर है कि दोनों तरफ मामला चले। मीर साहब, बड़ा फर्क है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान खपे वाली है। और एक बात याद रखने वाली है, वो ये है कि जनरल ज़ियाउल हक कोई मोहसिन नहीं थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। फौज कभी मोहसिन नहीं रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, लेकिन वो इस हद तक नहीं गए। मैं ये साबित करता हूँ, बल्कि खाकवानी साहब और आप सब साबित कर सकते हैं, ये तो बेनिफिशरी हैं फौज के। पीटीआई फौज ने बनाई और फौज सामने लाई और फौज ही ने इसे अरूज दिलवाया। ये तो मोहसिन कुश भी हैं। आप पीपल्स पार्टी के साथ इनका मुवाजना नहीं कर सकते। लेकिन करने वाली बात आज के इस इख्तितामी लम्हात में ये है कि देखिए, अगर हुकूमत या एजेंसियां या फोर्सेस रास्ता नहीं रोकते एहतजाज का, इसका तहरीक इंसाफ का, तो तहरीक इंसाफ बड़ी बेतबारी है। 9 मई का वाक़या हो, बाद के वाक़या हो, अगर कोई नुकसान हो गया तो यही लोगों ने कहना, देखें जी हुकूमत की रिट कायम नहीं है, इन्होंने उन्हें रोका क्यों नहीं है। अगर उन्हें रोकते तो हुकूमत को ये मजबूर कर रहे हैं, इसलिए मजबूर कर रहे हैं कि ये खुद कंफ्यूज है, इन्हें आना टेबल पे पड़ेगा, इस तरह और मुल्क को पीछे ले जाएं, इस तरह और मीशत का बेड़ा गर्क कर लें, इस तरह और जमहूरियत को दागदार कर दें, इस तरह और नरगिसियत को परवान चढ़ा लें। लेकिन इससे इनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर इन्हें वोट मिले हैं तो ये उन वोटों की लाज रख लें। चले मान लेते हैं खाकवानी साहब की, इन्हें वोट मिले हैं, तो उन जिन मासूमों ने या जिन बोले लोगों ने बोला, तो वैसे मुझे आज बुखारी साहब ने करार दिया कि मैं इनके दरख्त नहीं गिन सका, 50 लाख घर नहीं गिन सका और 1 करोड़ नौकरियां नहीं गिन सका। तो बहरहाल बैठना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ चारा नहीं। नाज़रीन किराम, इसी के साथ हमारा वक्त भी ख़त्म हुआ। गुफ्तगू सारी आपने सुनी। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।